न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मैं कह सकता हूँ वरदान की तरह है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने वाला है। तो आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये आपका 70 नंबर में ये प्रश्न पत्र आता है, और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक और बात कह दूं कि देखिए, आज भले ही समय लगे पर हम ये जो पूरी मॉडल पेपर है पूरी तरीके से सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसको पूरा तरीके से हल किया जाएगा, ठीक है। आप आज का हम ये कह सकते हैं, आज आपका टेस्ट भी है, आज संडे है ना, तो संडे को आज आपका टेस्ट भी है, मॉडल पेपर भी हम कराने वाले हैं। और टेस्ट में आपको यही पता चलना है कि आपको कितना तैयार है। ये आप अपना अकॉर्डिंग आप तुलना कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। मैं आपको बोलने वहां पे नहीं आऊंगा, मारने नहीं आऊंगा, मैं आपको समझा सकता हूं यहां से। तो मैं यही कहूंगा, आज अपना तुलना कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं जिसको अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वो 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर के, मतलब 6 अंक का ऑब्जेक्टिव नंबर हमसे पूछा जाता है। तो चलिए, हमारा पहला आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब आपको बताना है कौन है, न्यूटन प्रति कूलाम, एम्पियर, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। चलिए, आपको अगर पता है तो आप अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। सभी को अपने अकॉर्डिंग आपको नंबर को ऐड कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को कुछ कहने नहीं आऊंगा, स्पष्ट रूप से कह दूं, अपने अनुसार आप नंबर गिन लीजिएगा। ये आपका आंसर में बता दे रहा हूं। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q, ठीक है, ये होता है ना। तो बल बटे आवेश है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जिनका भी स्टूडेंटों का ये पहला क्वेश्चन सही है, 1 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। आज आपको गिनना है कि 70 में कितना अंक आपको ला पाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखिए, कोई भी एक अगर आवेश है, यदि ये स्थिर है, मतलब चुपचाप यहीं पे है, तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। कोई आवेश यदि स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परंतु यदि कोई आवेश जो है, यदि वो गतिशील है ना, गति कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब एक गतिशील आवेश है, तो गतिशील आवेश का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा करेक्ट होगा। अगर जिनका भी स्टूडेंट का ये ऑप्शन सही है, 1 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पे क्या कह दिया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब क्या मात्रक है? वेबर इंटू मीटर स्क्वायर है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, या वेबर है, या वेबर प्रति जो मीटर है। तो ये बात आप याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला होता है। ये बात आपको नहीं पता होगा तो याद रख लीजिएगा, ऑप्शन में तो टेस्ला नहीं दिया है। तो ये पहली बात, होता तो है बट नहीं दिया है, तो कैसे हम कर सकते हैं। दूसरा, 1 टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक याद रखना है, एक टेस्ला और दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जितने स्टूडेंटों का ये सही है, अपना 1 नंबर फिर से ऐड कर लीजिएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना, एक एक नंबर सभी को ऐड करना है। आपको मैं अंत में कमेंट में बताना है कितने नंबर का आपने किया, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका टेस्ट भी होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है घड़ी का, जो कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से समझेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर लंबवत प्रवेश करता है ना, याद रखेंगे लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका जो क्या होता है, जो पथ का आकार होता है वो प्रबलाकार होता है, वृत्ताकार या सरल रेखीय या वृत्ताकार। तो ये आप याद रखिएगा कि कोई भी यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जब इलेक्ट्रॉन अगर लंबवत आता है ना, तो वो क्या करता है, वो उसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो चुंबकीय बल रेखाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें भी वृत्ताकार पथ पर ही गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला आता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चलिए, जिनका भी ऑप्शन वृत्ताकार सही है वो अपना 1 नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या हेनरी। तो याद रखेंगे चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, याद रख लीजिएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रहेगा, जिनका भी ऑप्शन सही है 1 नंबर अपना ऐड कर लीजिएगा। और जिनका गलत है बाबू, मैं आपसे कह रहा हूं और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अभी आगे और भी मिलने वाले हैं, अभी से हार न मानिए। अगर 1-2 गलत भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे अभी देखिए आगे होता है क्या। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया 5 क्वेश्चन। छठा हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गामा किरणें और रक्त किरणें, एक्स किरणें या बीटा किरणें। तो देखिए गामा किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यहाँ पे नहीं है पूछा गया, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये नहीं होगा। और रक्त किरणें भी तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी नहीं होगा। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बीटा किरणें सही हो जाएगा। तो अगर जिनका भी बीटा किरणें सही है वो अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। चलिए, तो 6 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, आपको 6 में कितना नंबर आया ये आप अपना जोड़ कर रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा यहाँ पे देखिए दूसरा, अब दूसरे में देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा, और दूसरे में क ख ग घ अंग च, मतलब यहाँ पे 6 नंबर का हमारा, मतलब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, और 6 क्वेश्चन है 1-1 नंबर का, तो यहाँ से फिर से 6 नंबर का हमें पूछा गया है। चलिए, एक स्टूडेंटों से हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए किनको किनको पता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है? नहीं पता तो देख लीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है E=dV/dx। ये संबंध यही है जी, यही संबंध है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। देखिए यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और -dV/dx ये टोटल विभव प्रवणता है। तो ये आप याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होता है ना, उसका ऋणात्मक जो वैल्यू होगा वही विभव प्रवणता होगा, या विभव प्रवणता का ऋणात्मक जो वैल्यू होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये कुल मिलाकर ये संबंध में केवल ये समीकरण आपको लिखना है। जिनको भी ये पता था वो अपना 1 नंबर यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा ख क्वेश्चन आता है, एक लंबे सीधे तार में, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा है, कह रहे हैं कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात समझने वाला है, यहाँ पे क्या क्या दिया है समझिएगा। सबसे पहले एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर, मतलब I का मान दे दिया है 10 एम्पियर। ठीक है, I का मान 10 एम्पियर दे दिया, और यहाँ पे इसमें 10 सेमी दूरी पर, यहाँ पे दूरी का मान हमें दे दिया है, दूरी को R से दर्शाते हैं, और दूरी का मान 10 सेमी दे दिया है, 10 सेमी।
और सेमी को अगर मीटर में एक्सचेंज करें तो 10 गुणे 10 के घात -2 और ये मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ के। तो ये हमारा विद्युत धारा है, ये हमारा क्या है, दूरी हो गया। तो दो चीजों का मान निकल गया। एक चीज आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि लंबे सीधे तार की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया कि एक लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हमने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, लंबे सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, तो वो फॉर्मूला होता है E इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/r, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले पर मान रखेंगे निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे रखते हैं, समझिएगा। E इजकल टू हमें चुंबकीय क्षेत्र की, सॉरी यहाँ पे एक चीज हम गलत कर दिए, यहाँ पे E नहीं होगा B होगा, ठीक है ना, यहाँ पे E नहीं होगा B होगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की निकालना है ना, तो B यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, B से दर्शाते हैं ना, तो B इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान कितना होता है जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷, ये हमने लिख दिया। फिर 2 है तो 2 लिख दिया। I का मान देखिए, I का मान 10 एम्पीयर दिया है तो 10 हमने लिख दिया। अब फिर से R का मान देखिए 10 घात 10 के पावर 2। अच्छा ये बताइए 10 है गुणे 10 के पावर -2 है, इस घात के 10 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये -2 में से 1 चला गया तो इसका मतलब 10 के घात -1 ही तो है, यही है ना। तो डायरेक्ट R का मान 10 के घात -1 हम लिख दे रहे हैं, जगह भी तो कम है इसीलिए। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 10 के घात -1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2 को पहले लिख देते हैं, फिर 10 के घात -7 अगुड़े ये 10 के घात कुछ नहीं है तो 1 इसके ऊपर है, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये भी 10 के घात 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों को देख ले तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 10 के घात -7 और 1 1 2 मतलब 10 के घात 2 हो जाएंगे। अगर हम सॉल्व करें तो 2 7 में से 2 चला गया तो 10 के घात -5, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया वो इतना टेस्ला आ गया, इतना टेस्ला हमारा आ गया जी, 2 × 10⁻⁵। तो देख लीजिए ऐसे ही करना है, जिनको भी ये न्यूमेरिकल आ रहा है अपना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे। हाँ बाबू सही बात है, आपको 1 ही नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में, और ये कोई हार्ड नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला पता होता तो मान दिया है गुणा भाग ही तो हुआ है, करेंगे तो आराम से आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए दो क्वेश्चन किए, 2 नंबर हमें मिल गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा पता है? पता है तो अच्छी बात है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा क्या बताया गया है, चलिए मैं यहाँ पे 1 नंबर इसके लिए मैं दे रहा हूँ, 1 नंबर इसके लिए। चुंबकीय फ्लक्स हमें जानना है, तो हमने क्या बताया था चुंबकीय फ्लक्स में कि ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। तो हमने ये आपसे कहा था कि जब किसी चुंबक के सतह के लंबवत आने और जाने वाले, जब किसी चुंबक के सतह के लंबवत इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं और बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से निकल भी रही हैं, तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से आ जा रही हैं, दिख रहे हैं ना, यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, इसमें आ रही हैं और बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय मतलब किसी चुंबक के सतह, ये चुंबक का एक सतह ही तो है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक चुंबक का सतह है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत, जैसे ये देखिए 90 डिग्री इनके बीच बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यही कह रहे हैं किसी चुंबक के सतह के लंबवत आने वाली
और जाने वाली, आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये सभी कौन कौन सी रेखाएं हैं? ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बताइए याद हुआ या नहीं कि किसी चुंबक के सतह के लंबवत आने वाली और जाने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चलिए हम इतना बता दिए, काफी है, बार बार दोहराएंगे दिक्कत होगा, जगह भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ाने यहाँ पे नहीं आए हैं, सभी को सॉल्व अब करा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा याद हम करा दे रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स का जो परिभाषा होता है वो φb से प्रदर्शित करते हैं। φb = होता है BA cos थीटा, ये आप याद रखेंगे। जहां B क्या है? B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A क्या है? अल्पांश पृष्ठ है, चुंबक का अल्पांश पृष्ठ, और cos क्या है? लंब और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है। और ये φb क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है। इतनी बात आप आशा करता हूं कि याद रखेंगे। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अगर कोई पूछ दे, इसका मात्रक, तो आप क्या बोल देंगे? वेबर। ठीक है ना, वेबर बोल दीजिएगा। और या आप कह सकते हैं टेस्ला प्रति, क्या कह सकते हैं? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो या तो वेबर कह दे, या दूसरा आप क्या कह सकते हैं? या तो वेबर कह दे, या दूसरा आप कह सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। तो जिनको जिनको ये सब पता था, ये 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। केवल मात्रक न भी पता हो, केवल परिभाषा और फॉर्मूला याद है, तो इतना 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। अगला हमारा आता है विद्युत विभव को परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा लिखिए। अब विद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है? तो कितनी बार हमने बताया है कि ये सपोजेट ये एक विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे एक एकांक धन आवेश है, ये एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है। और ये एकांक धन आवेश कहाँ पर रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। तो हम यही कह रहे हैं कि एकांक, ध्यान से समझेंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, वही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। बताइए याद हुआ या नहीं? एक बार और सुन लीजिए। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, इसका मात्रक याद रखेंगे, वोल्ट होता है, अदिश राशि होता है, और इसका बीमीय सूत्र आपको बताना है। ठीक है, ये मैं आपके दे रहा हूं। 1 नंबर जिनको भी ये पता है वो अपना 1 नंबर पहले तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, 1 नंबर जोड़ लेंगे। चलिए 1 नंबर इसके लिए भी जोड़ लीजिएगा। तो अब इसको इरेज कर दूं हम। 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, चारों का 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। फिर आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां हमारा क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ बताइए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहे या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहे, दोनों बात एक ही है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को ये समझ जाइएगा। ठीक है, इसको समझाने में टाइम तो लगेगा, चलिए इजी वे में बता दे रहे हैं। ये एक धातु का सतह है। ये क्या है? एक धातु का सतह है। धातु की सतह में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता ही होगा। तो ये एक धातु का सतह है। और जब किसी भी धातु की सतह पर, ध्यान से रखेंगे कि जब किसी भी धातु की सतह पर हम प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं। उत्सर्जित होने का मतलब समझ रहे हैं ना? उत्सर्जित होने का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तो इसी घटना को ना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो परिभाषा कोई पूछ दे तो क्या कहेंगे?
आप कहेंगे कि जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति वाले प्रकाश को, या ओनली कह दीजिएगा प्रकाश को, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराया जाता है तब धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं। इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बोल देंगे, जिनको याद था 1 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है बेंड चौड़ाई। अब बेंड चौड़ाई भी आप जानते हैं न्यूनतम आवृत्ति और न्यूनतम तीव्रता के बीच की जो अंतर होता है वही क्यों कहते हैं ना। तो ये बेंड चौड़ाई थोड़ा सा इसको डीप में जाएंगे तभी जाकर समझ में आएगा। चलिए, जिनको भी पता है अपना 1 नंबर इसमें भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अभी तक हमने 1-1 नंबर के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है दूसरे वाले में, आप जोड़ लीजिएगा। अगर इसमें आपने 6 क्वेश्चन सही किए हैं और 6 आपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी सही किए हैं तो 12 नंबर अपना जोड़ लीजिएगा। फिर आते हैं अब तीसरा। अब यहाँ से तीसरा जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसमें क ख ग घ 4 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। चलिए करा देते हैं जी। सबसे पहला हमारा 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, यही सबसे हमें लिखने की आवश्यकता है। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है ये लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इतना माइक्रो कूलाम दिया है, तो ये आवेश का मान हमें दे दिया है। थोड़ा सा पतला ले लेते हैं। आवेश का मान हमें यहाँ पे आवेश का मान दे दिया है कितना, आवेश Q का मान दे दिया है, वो दे दिया है 1.0 माइक्रो कूलाम। इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁶ ये कूलाम हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर कूलाम को माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ओनली 10⁻�6 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा माइक्रो कूलाम में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसमें बात कर रहा है कि इन प्रकार के आवेशों को इतने मिलीमीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब दूरी का मान हमें दे दिया है, दूरी। और दूरी को हम यहाँ पे याद रखेंगे, जब भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वहाँ पे दूरी को 2L हम लेते हैं। तो दूरी यहाँ पे कितना दे दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में हम चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻³ से गुणा करा देंगे तो ये हमारा मीटर में अब चेंज हो गया है। तो देखिए हमारा यहाँ पे दूरी भी है, आवेश भी है। और हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Q × 2L। ऐसे तो हालांकि 2QL हम लिखते हैं, बट ऐसे लिखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ऐसे लिख देते हैं Q, पहले हम लिख देते हैं Q आवेश अगुणे 2L। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। अब हम मान हम रखेंगे, निकल जाएगा, रखते हैं जी। तो P = Q का मान यहाँ पे दिया है 10, 1 का गुणा होगा 10⁻⁶ में, तो ये 10⁻�6 ही होगा। बिल्कुल सही है। 2L का फॉर्मूला, 2L का मान जो दिया है वो 2 × 10⁻³ दे दिया है। इतना ही ना दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो P = 2 को आगे कर देंगे और ये 6 है, ये 3 है, 10⁻⁹ हो जाएंगे। तो ये हमारा 10⁻⁹ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आशा करता हूँ जिनको भी अगर ये न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं वो 2 नंबर अपना ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और ये कौन सी राशि होती है। ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, ये सब आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसको हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं।
यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक चुंबक है, बात को समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये एक चुंबक है, इसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी है जो है 2L। तो ये जो हमारा एक ये निकाय बना है ना, इस निकाय का नाम है चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव में कितने ध्रुव हैं? तो एक N ध्रुव है, एक S ध्रुव है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव को हम M से दर्शा देते हैं, स्मॉल m से। तो चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव में से कोई भी एक ध्रुव तथा दोनों ध्रुवों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूं चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा समझ में आ गया। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। राशि का जहां तक बात करें, ये एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसका जहां तक मात्रक की बात करें, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। परिभाषा याद ही हो गया है, फॉर्मूला, मात्र, राशि और मात्रक लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? जिनको भी इतना आ जा रहा है वो 2 नंबर अपना लिख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। समझा सकता हूँ बट कर पाऊंगा, इस तरीके से करूंगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्या, अगर थोड़ा समझा दें आप कर लेंगे तो अच्छा बात है, ठीक है ना। देख लीजिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं एक प्रतिवर्ती मतलब एक परिवर्तीय संधारित्र 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में धारिता 10 माइक्रोफैरेड को बदल कर 2 माइक्रोफैरेड कर दिया जाए। 10 माइक्रोफैरेड पहले था, अब उसको बदल कर 2 माइक्रोफैरेड कर दिया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे एक तो विभवांतर या विभव का हम कह सकते हैं मान दिया है। वो क्या दिया है? V का मान दे दिया है 200 वोल्ट। समझिएगा, राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, समझने पे फोकस करना है। 200 वोल्ट दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि संधारित्र की धारिता को 10 माइक्रोफैरेड से बदलकर 2 माइक्रोफैरेड कर दी जाए, तो मतलब पहले तो धारिता इतना था, फिर इसको इतना कर दिया गया है। तो मतलब धारिता का यहाँ पे 2 वैल्यू दिया गया है। एक तो धारिता है जो है C1, तो C1 का जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरेड है। और दूसरा एक है C2, इसका है 2 माइक्रोफैरेड। ये है ना, इतना हमें दे दिया गया है। तो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है यार। माफ़ी चाहूँगा दोस्त, इस पर मेरा कंट्रोल तो कुछ है नहीं। सर्दी हो गया है और पता नहीं कैसा सर्दी है ना, मतलब हमेशा नहीं होता है पर अचानक से कभी होता है। जब होगा तो 1 मिनट तक लगातार होते रहते हैं। जैसे अभी लग रहा है कि होगा फिर सर्दी तरीके से, पर क्या करें। चलिए, अच्छा हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है, आय का तो देख लिया जाएगा। V का मान दे दिया है, C का 2 मान हमें दिया है। क्या हो गया है भैया ये सब।
माफ़ी चाहूँगा, बट क्या कर सकते हैं दोस्त। आप भी सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। चलिए हम अपने फोकस करते हैं अपने पढ़ाई पर ही, देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक तो विभव का मान दिया है, एक दो संधारित्र की मतलब धारिता का दो मान हमें दे दिया है। हमसे यहाँ पे क्या गया है कि ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे, फिर ऊर्जा में परिवर्तन हम देखेंगे ना कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए संधारित्र की ऊर्जा ही ना ज्ञात करेंगे, क्योंकि संधारित्र की धारिता दिया गया है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तब संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की धारिता का जो मतलब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहें या संधारित्र की ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, और वो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U, और U इक्वल टू होता है हाफ CV²। यह फॉर्मूला पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा सबसे पहले हम ऊर्जा ज्ञात करेंगे, पहले C1 के लिए फिर C2 के लिए। जब दोनों का ज्ञात कर लेंगे फिर उसका परिवर्तन निकाल लेंगे। तो अगर पहले हम C1 के लिए निकालें तो C1 के लिए मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। तो C1 के लिए ऊर्जा हो जाएगा V1 U1, और C1 के लिए यहाँ पे पहले तो हाफ लिखेंगे, फिर C1 यहाँ पे C1 लिखेंगे, और यहाँ पे V² है तो V²। अगर इसका वैल्यू रखते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। C1 का वैल्यू है 10 तो 10। अच्छा देखिए ये माइक्रो फैरेड है ना, इसको फैरेड में चेंज करेंगे तो ये 10 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। और इस पर 10 के पावर में कुछ नहीं है तो एक है ना, तो ये बताइए प्लस में एक है, ये माइनस में 6 है, माइनस में से 6 चला गया एक, मतलब -6 में से एक चला गया तो ये 10⁻⁻5 फैरेड हो जाएगा। इतना हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 फैरेड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना। उसके बाद V² है, V का मान है 200, तो 200 लिख देंगे, और होल स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर करें या 200 से गुणा करा दें, 200 × 200, यही तो होल स्क्वायर का मतलब है ना। अब देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, U इक्वल टू, बात को समझिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, U इक्वल टू सॉल्व करें तो ये 1/2 हो गया है, ये 10⁵ है -5, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर हम देखें तो 1 0 2 0 3 0 4 0 हैं, तो पहले तो 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 गो 0 है ना, 1 2 3 4, 4 गो 0 हो तो 10⁴ हम लिख सकते हैं। ऐसा गुणा कराने का ट्रिक है। अगर ऐसे हो तो 2 का 2 में गुणा करा दे, 2 दूना 4 तो 4 लिख दें, और 1 0 2 0 3 4 0 है तो 10⁴ लिख दें, ऐसा होता है। तो ऐसे हमने कर दिया। फिर अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 दूना 4, 2 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 1 कम में 2 मतलब 2 हो जाएगा, और 10⁻⁻5 है, ये 10⁴, -5 में से 4 चला गया तो 10⁻⁻1 बच गया, तो 2 × 10⁻⁻1, और ये क्या हो जाएगा जूल, ये हमारा जूल ऊर्जा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ हमारा क्या निकला है, सबसे पहले संधारित्र C1 के लिए ऊर्जा निकल गया। इसी प्रकार C2 के लिए भी ऊर्जा निकालेंगे, निकाल दें, चलिए निकाल ही देते हैं। तो C2 के लिए अगर हम ऊर्जा निकालें, स्थितिज ऊर्जा, तो हाफ C1 V² होगा। अगर इसका वैल्यू रख दें तो ये हाफ हो जाएगा C2 लिखेंगे ना, C2 का वैल्यू है 2। अच्छा ये देखिए 2 माइक्रो फैरेड है, तो इसको चेंज करेंगे फैरेड में तो 2 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। तो यही हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6। और यहाँ पे V है तो V का वैल्यू है 200, तो 200 होल स्क्वायर का मतलब 200 × 200 कर देंगे, बिल्कुल सही है। इस 2 से अब ध्यान से अगर आप समझे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या यहाँ पे बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 10⁻⁻6 बचा, ओनली 10⁻⁻6। और ये 200 × 200 है तो 2 दूना 4, तो 4 हम लिख देंगे, और 1 2 3 4 0 है तो 10⁴ लिख देंगे। अब यही बताइए U2 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये 4 आगे हम लिख देते हैं,
4 अगूड़े क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -6 में से 4 चला गया तो 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। ये 10 टू द पावर -2 क्या आ जाएगा, ऊर्जा का मान आ गया। तो सबसे पहले हमने संधारित्र C1 के लिए ऊर्जा निकाल लिया और संधारित्र C2 के लिए भी ऊर्जा निकाल लिया। हमें यहाँ पे कहा गया है तो बताइए ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। अगर 10 माइक्रोफैरेड से 2 माइक्रोफैरेड कर दिया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन का एक फॉर्मूला होता है, मैं ऊपर का इरेज कर दूं क्या, क्योंकि हमारा मोस्टली इन्हीं दोनों से मान है, मतलब है संधारित्र C1 का ऊर्जा निकल गया है, C2 का ऊर्जा। तब अब हम क्या करेंगे, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तब हम ऊर्जा निकालेंगे तो संधारित्र ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन U इक्वल टू होता है, ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल U से लिखते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन देखने हैं तो U2 में से U1 को घटा देते हैं, मतलब दूसरी वाली संधारित्र में की ऊर्जा से पहली वाली संधारित्र की ऊर्जा से घटा देंगे। तो अगर घटाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, डेल U इक्वल टू U2 का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है। अच्छा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है, इसको हम चाहें ना तो 2 है ना, देखिए ये माइनस में 1 है तो इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.2 जूल लिख सकते हैं। देखिए एक माइनस है तो ये 0.2 हमने लिखा है, और यहाँ पे 2 माइनस है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक और 0 लगाकर फिर 4 और तब जूल लिख सकते हैं। तो ये हमने दशमलव में लिख दिया। अब हम U2 माइनस U1 कर देंगे तो 0.04 में से 0.2 को घटा दीजिए। अब जाहिर सी बात है 0.04 में से 0.2 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.14 आ जाएगा, ये 0.16 जूल आ जाएगा, ठीक है ना, 0.16 जूल आ जाएगा। तो ये अपना हमारा आंसर हो जाएगा, यही इतना ही ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन ज़्यादा इजी भी नहीं होंगे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तब आपको 2 नंबर मिलेगा, और ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। हटा दें, चलिए अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें, चलिए कोई नहीं, चलिए टाइम कुछ ज़्यादा हो गया क्या, एक और बचा हुआ है, विस्थापन धारा क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। अब चलिए अब इसको आप कर लीजिएगा। विस्थापन धारा क्या है, ये एक एम्पीयर के परिपथीय नियम का सूत्र भी लिखना है, अगर आता है तो 2 नंबर इसका ऐड कर लीजिएगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन कराया 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 नंबर का 1-1 नंबर का क्वेश्चन, और फिर से 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन कराए हैं, 6, 6, 12, 6, 18, 18, 2, 20 नंबर का अभी तक हमने क्वेश्चन कराया है। अभी हमारा 70 में से 50 नंबर का भी क्वेश्चन बचा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये सभी 20 में से कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अब पूरा फुल अब जितना आपको आ रहा है यहाँ से चौथे का, अब ये 3 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन। अब देखिए अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध बताइए। ये हमने कल नहीं परसों हमने कराया था विद्युत धारा चैप्टर, उसमें हमने बताया हुआ था। तो ये आप देख लीजिए, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए टॉपर बैच से सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। अगला हमारा देखिए एक न्यूमेरिकल आ गया है, इसको पढ़ना है। फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या हमसे कह रहा है, निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव, मतलब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना। बताइए हमने कराया है कि नहीं, चैप्टर 2 में अभी हमने कराया हुआ था, पता नहीं अब पढ़ रहे हैं या नहीं, ये तो आपका अब जानना है। अगला हमारा आता है, देख लीजिए, कह रहा है कि किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा कैसे होता है, ये आपको बताना है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, इसका नियम लिखिए। अभी हमने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बताया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उसी को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब इसका नियम भी होता है, वो भी आपको बताना है। फिर आता है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करना है।
ये भी आप याद करिएगा। देखिए ये पतले लेंसों द्वारा संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तैयार करना है। सब अब यहाँ पे नहीं करा पाएंगे बाबू, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, 2-2 1-1 पेज में होंगे, कैसे करा पाएंगे यहाँ पे? सभी में टाइम लगेंगे ना, एक एक किसी में तो 45 मिनट 35-35 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे करा पाएंगे? इसीलिए तो आपको वन शॉट के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो अब सीरियस नहीं होंगे तो कब सीरियस होंगे? अगला आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं, मतलब बोर का मॉडल लिखना है, फिर पीएन संधि डायोड मतलब पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इसकी संरचना आपको लिखनी है। ये सब आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, सभी 3-3 नंबर वाले ये क्वेश्चन थे। फिर यहाँ पे अब हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए 5-5 नंबर वाले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर में। ये तीसरे चैप्टर का आपका टॉपिक है जो हमने कराया है विद्युत धारा चैप्टर में। आप जाकर पढ़िए तो सही। नीचे हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का वन शॉट वीडियो का लिंक दे दिया है टॉपर बैच वाला, तो उस पर ज्वाइन होकर वहां से आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कीजिएगा। सब सीक्वेंस वाइज वीडियो वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, इंस्टा का लिंक है, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। 1 रुपये नहीं लगेगा ज्वाइन होने के लिए, फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे। अगला आता है किरचॉफ के नियम लिखिए, बताइए कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं। फिर आता है गॉस का प्रमेय का उल्लेख कीजिए, और इसका एक अनंत लंबाई का गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग भी इसमें पूछा गया है। ये पढ़िए तो सही। पहला चैप्टर हमारा पढ़िए विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें हमने ये कराया है। ये तीसरे चैप्टर में कराया है, ये भी तीसरे चैप्टर में कराया है। पढ़ रहे हैं या नहीं ये आपके ऊपर है। अब मैं आपके लिए मैं नहीं ना पढ़ूं, ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं। अगला देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इसके एक न्यूमेरिकल दिया है, ये आपको जानना है। फिर देख लीजिए हमारा 9-8 क्वेश्चन आता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, नियमों की व्याख्या कीजिए। कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं, पढ़िए। अगला आता है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत, कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए हैं। अगला हमारा आता है 9th, ये 7th चैप्टर में कराए हैं नहीं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध कराए हुए हैं। आप जाकर चेक कीजिए। ट्रांसफार्मर कराए हैं कि नहीं कराए हैं? बिल्कुल कराए हुए हैं। तो ये सब हमने करा दिया है, फिर तिहरा भी रहे हैं टॉपर बैच के माध्यम से। अब आप कितना पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना ही कर सकता हूं। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं यहाँ पे। आप अपने लिए अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं। तो मैं यही कहूँगा मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत कीजिए। लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके अपने अच्छे से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का पढ़ाई कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप में सभी में जुड़ जाइएगा, ठीक है, फ्री में ही। और अगर आपके पास समय कम है तो हमारा टॉपर नोट्स भी आप ले सकते हैं। टॉपर जो बैच के साथ साथ टॉपर नोट्स भी हम दे रहे हैं पूरी। अगर आप अपनी फिजिक्स की और पूरी केमिस्ट्री का सभी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आपको नोट्स हम आपको दे रहे हैं। 200 ऑब्जेक्टिव मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब उसमें है, परिभाषा सब उसमें है। तो ये ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का आपको दिया जा रहा है 199 में, और एक सब्जेक्ट कोई लेंगे तो 99 पड़ेगा। अगर वही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों एक साथ टॉपर बैच लेते हैं तो 249 में मिल जाएंगे। 249 रुपए शायद आपकी पूरी जीवन बदल दे, शायद आपका पूरा लाइफ बदल दे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम 12th का जो मार्क्स का जो नंबर है वो बहुत ही उपयोगी साबित होता है, ठीक है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड किसी का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें आगे, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसीलिए शुरू से ही मेहनत कीजिए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो टॉपर नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर हमें टॉपर नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का। मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर ही PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ समझ के होंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।